बेहतरीन इंसान होगा वही डॉक्टर होगा। धरती पे भगवान है। हम लोग साइकिल पर स्कूल आते हुए देखते थे, हम लोग झगड़ा भी करते थे, हम लोग खेलते भी थे, हम लोग पोएम भी बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें काम हम लोगों ने साथ में किया है। लेकिन वहाँ से डॉक्टर प्रदीप का जो सफ़र है, बेहतरीन इंसान होगा वही डॉक्टर होगा, क्योंकि वो दिल से किसी की सेवा कर सकता है। तो ये पहचान है दो बिहारी का। डॉक्टर धरती पर एक भगवान स्वरूप है, लेकिन भगवान नहीं है। और भगवान स्वरूप होना और भगवान होना बहुत अंतर है। और इन चीज़ों को, ये अंतर को सही रूप से बताएंगे हमारे मित्र प्रदीप। डॉक्टर प्रदीप अपना परिचय खुद ही देंगे। ओके, सो बेसिकली हम लोग एक गांव से हैं और हम लोग बचपन के दोस्त हैं, जिसको आप कह सकते हैं लंगोटिया यार। हम लोग साथ में रहे हैं, घर भी हमारा आसपास है और मैट्रिक तक हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की। फिर हमने आई थिंक दोनों ने साइंस ही लिया था, तुम मैथ लिया था और मैंने बायोलॉजी लिया था। उसके बाद स्ट्रीम अलग अलग हो गया, मैं इस तरफ आ गया और तुम उधर चले गए। ठीक, इस तरफ आ गया मतलब? हाँ हाँ, फिर बताएंगे आगे जी, एक एक करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सफ़र रहा है। आपने बताया कि हम लोग पड़ोसी भी हैं, हमारा गांव भी एक है। गांव से वो साइकिल से आना, हम्म क्लासरूम में बैठना, हम्म जिसमें शायद पंखा था या नहीं था, हम्म मुझे याद नहीं है। जितेंद्र बाबू का डांट सुनना, हम्म उनसे पिटाई खाना, हम्म वहाँ से सफ़र जब शुरू होता है। और आज हाँ हाँ आप एम्स जैसे संस्थान में अपना सहयोग दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। यहाँ तक का जो सफ़र है, विस्तार से बताएं। सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा अगर हम कंपेयर करेंगे उस समय की बात और अभी की बात, ऐसा मुझे लगता है कि उस समय थोड़ा आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी सब के लिए इक्वल थी। जैसा हम लोग ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, चाहे आप कोई भी हो, हम लोग सभी का स्कूल सेम होता था। बिल्कुल। मज़दूर भी वहीं पढ़ता था, मज़दूर का बेटा मतलब मज़दूर का बेटा भी वहीं पढ़ता था, बड़े किसान का भी बेटा वहीं पढ़ता था। प्लस हमारे गांव में जो बिजली ऑफिस या रिफाइनरी और जो भी थे ऑफिसर्स, उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे और हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ सबको समान मिल रही थी। आज जैसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल का स्तर धीरे धीरे बहुत नीचे हो गया और लोगों में भी मानसिकता बदली है और लोग ज़्यादातर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं। तो एक खाई ज़्यादा हो गई है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, और वो हम लोग सभी गवर्नमेंट स्कूल के पैदाइश हैं। तो वहाँ से पढ़ने के बाद जैसा देखो, मेरे ख्याल से शायद क्लास 6-7 तक तो कुछ वैसी समझ थी नहीं, पढ़ते थे और कोई वैसा घर में समझाने वाला नहीं था कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपस में जितना पढ़ते थे। थोड़ा बहुत ट्यूशन किया करते थे, उससे थोड़ी बहुत बुद्धि खुली। हमारे सर शशि सर हुआ करते थे। और सबसे पहले मैं आपको, मेरा जीवन बिना एक मेरे गुरुजी का नाम लिए बिना अधूरा है। श्री मतलब अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, कृष्ण माधव पांडे, हमारे गुरुजी, पहले गुरु कृष्ण माधव पांडे, जिन्होंने कहते हैं कि जो उंगली पकड़ के जिन्होंने मेरे को पढ़ने लिखने वाले दुनिया में खड़ा होना सिखाया। हमारे पंडित जी हम लोग बोलते थे सर को, क्योंकि वो हम लोग यहाँ पूजा भी कराते थे प्लस हम लोगों को पढ़ाते भी थे। और उनकी पत्नी भी छोटा सा स्कूल चलाती थी, तो वहाँ भी बच्चे जाते थे पढ़ने। तो आई थिंक दूसरा तीसरा तक तो वहीं पढ़ाई की थी। फिर हाँ, फिर मिडिल स्कूल में गए, पिताजी लेके वहाँ एडमिशन करवाया था। खैर, वापस हम लोग आते हैं। फिर शशि सर थे, जो हम लोग जहाँ वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे, उस समय 40 रुपया फ़ी हुआ करता था सर के यहाँ महीने का। और वो भी सर शायद ही कभी मांगते थे, पढ़ाते थे। और ज़्यादातर सर जानते थे मुझे कि थोड़ा देने में समर्थ था उतनी अच्छी नहीं है, तो
सर बहुत टोका नहीं करते थे, तो दे देते थे, जब जब होता था तो सर को देते थे। वहाँ थोड़ी सर के पास जब जाना शुरू किए तो थोड़ी लत लगी पढ़ने की। अच्छा, एक अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो खासकर उन बच्चों के लिए ज़रूरी बात मैं बता दूं जो कि अभी अंडर मैट्रिक हैं। चूँकि मेरा प्रोफेशन यही है, पढ़ा पेशेंट। मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ एम्स में अभी, जो कि एक लेवल 13 का पद होता है। तो इसमें हम पेशेंट भी देखते हैं, रिसर्च भी करते हैं, MBBS MD स्टूडेंट इन लोगों को पढ़ाते भी हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन में भी एज एक तरह का समझ लीजिए जैसे सेक्रेटरी होता है, तो उसी तरह से हम लोग योगदान भी करते हैं। मैं अपने इंस्टीट्यूट में सब डीन भी हूँ जो PG के कोर्सेज़ को देखता है। तो इतने सालों के अनुभव से कुछ चीज़ें जो ज्ञात हुई हैं, जो अपने बेटे को भी बोलता हूँ, जो आज के एजुकेशन सिस्टम में है। एजुकेशन सिस्टम खासकर जो साइंस वाला बैकग्राउंड है, मतलब साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो नहीं, लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री और थोड़ा मैथमेटिक्स, ये बहुत क्वेश्चन ओरिएंटेड है। जो टीचर सिखाते हैं क्वेश्चन ओरिएंटेड, क्योंकि ये मेरी अपनी व्यथा है, ये मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग शशि सर के पास पढ़ते थे तो चलो भाई प्रश्नावली उल्टो और फिर ये क्वेश्चन है उसको बनाओ। उस समय का मेरा दिमाग ये कहता था कि भाई इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो सवाल है इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सवाल जो उत्पन्न हुआ है इसकी कहानी क्या है इसके पीछे की। यही मैं अपने बेटे को भी बताता हूँ कि इवन मैथमेटिक्स भी है तो कहीं ना कहीं से ये जो क्वेश्चन से पहले का जो 4 पेज लिखा हुआ है किताब में, उस 4 पेज को आप पहले पढ़िए, उस थ्योरी को समझिए कि वो क्या थ्योरी क्या है, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आइए। सिमिलरली फिज़िक्स है, बाद में जब हम फिज़िक्स पढ़ने लगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम था। तो खैर, तो वहाँ तक शशि सर के यहाँ पढ़ते थे हम लोग। फिर एक याद होगा आपको कि गांव में एक और गुरुजी थे हमारे, बहुत सारा तो भूल रहा हूँ, लेकिन JP सर थे जो हिस्ट्री पढ़ाते थे। जयप्रकाश सर। हाँ, जयप्रकाश सर, जिनको हम लोग प्यार से JP दा बोलते थे। हाँ, तो सर जब पढ़ाते, सर ने उस समय याद होगा कि कुछ लोगों ने मिल करके गांव के बच्चों के लिए कोचिंग खोला था। तो बहुत नॉमिनल फ़ी हुआ करता था, आई थिंक 100 रुपीज़ पर मंथ, उससे ज़्यादा नहीं होता था, और उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और वो सुबह क्लास चला करता था। वहाँ से भी कुछ रफ्तार मिली समझने की, जैसे कि JP सर जब पढ़ाते पढ़ाते टेबल पे बैठ जाते थे। देखिए, बातचीत लंबी होने वाली है क्योंकि ये कहानी है। तो JP सर बैठते थे टेबल पे और कहानी शुरू करते थे रूस की क्रांति का, और हम बच्चा खो जाते थे उसमें। हम लोग आगे बढ़े हैं। हाँ। तो JP सर के साथ में एक और निक नाम आता था, कॉमरेड JP सर। खैर, इसलिए वो वहाँ से शुरू होता था उनका। हाँ। आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जब हमारे आज की राजनीति पर जब चर्चा होती है तो हमें कॉमरेड JP सर याद आते हैं और वो हमें सही गाइड कर पाते हैं। हाँ, तो खैर उस पर्सपेक्टिव से तो मेरा बहुत आइडिया नहीं था मैं, लेकिन एक एज टीचर उनका बता रहा हूँ। फिर चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली जो कहते हैं ना कि टीचिंग में इंटरेस्ट आना, मतलब रीडिंग और स्टडी में इंटरेस्ट आना, उस समय से स्टार्ट हुआ। फिर मैट्रिक देने का टाइम आया 1995। और बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उस समय मुझे कोई ओपन बात कर सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल खुलेआम बात कर सकते हैं ना, ठीक है। उस समय तक कोई आइडिया हमें नहीं था कि एग्ज़ाम में चीटिंग वीटिंग होता है। बाबूजी के साथ गए, वहाँ बाढ़ सेंटर पड़ा था, हाँ, वो बेड़ना हाई स्कूल, वहाँ पे स्टेशन के इस तरफ डेरा लेके रह रहे थे हम लोग। फिर एग्ज़ाम जब सेंटर पे गए तो देखे तो यहाँ तो माहौल ही अजीब है। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि लिखेंगे कैसे, ये तो ये सब होता है यहाँ पे, बड़ा शॉकिंग था। खैर, एग्ज़ाम गुजर गया और एग्ज़ाम गुजरने के बाद कुआं, अपना जो कुआं है, पहले तो चापाकल एक ही था शायद, ज़्यादातर हम लोग कुआं पे ही वहीं पे नहाते आते थे। कुआं पे नहा ही रहे थे कि उधर से कोई चिल्लाता हुआ है कि मैट्रिक का रिजल्ट निकल गया।
फिर चलिए उसमें पास हुए। मगर उस समय जो हमारा जो क्लोज ग्रुप था, आप थे, रुपेश है ना, अभय शंकर, काफ़ी लोग और फ्रेंड थे, जो आप लोग पटना निकल गए थे पढ़ने के लिए। तो हमारी स्थिति वैसी थी नहीं उस समय कि हम पटना जाते पढ़ने के लिए, तो हम रुक गए बाढ़ में, एएनएस मैं कॉलेज आपको बाढ़। रोकते हुए दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब ने 2 वाक्य चर्चा किया, लेकिन उसमें उन्होंने एक शिक्षा प्रणाली जो थी हमारी, शिक्षा का जो तरीका था, पहले 95 में हम लोगों ने मैट्रिक पास किया है, तो उससे पहले इन्होंने बताया कि किस तरह से एक शिक्षक एक बच्चों का रुचि को आगे लाकर, इतिहास हो, नागरिक हो, भूगोल हो, साइंस हो, इन सब के साथ बच्चों को किस तरह से एक दूसरे से जोड़कर उनका इंटरेस्ट को आगे लाता था। ये शिक्षा प्रणाली शायद हम और आप, मैं और डॉक्टर साहब, या ये लास्ट पीढ़ी होगी जो उस शिक्षा प्रणाली का ही देन है। और ये मजबूती है हमारी कि आज मैं एक पत्रकार हूँ तो एक डॉक्टर हैं हमारे साथ के। तो वो जो शिक्षा प्रणाली खो गई है, आप हमारे वीडियो में बार बार देखते हैं कि मैं अक्सर किसी न किसी शिक्षा प्रणाली पर बात करता रहता हूँ या फिर किसी कोचिंग सेंटर पर उंगलियां उठाता रहता हूँ। तो यही शिक्षा प्रणाली जो खोई है और जिसके आधार पर हम लोगों ने अपना करियर बनाया है, तो जब हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, दुख होता है। तो दुख होता है। और दुख होता है तो उसमें सुधार की एक कील डालने के लिए मैं उस पर खबरें बनाता हूँ। तो वो शिक्षा प्रणाली जो मजबूती थी हमारी, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब को हमारे साथ में लाने का मकसद ये था कि आज के बच्चे वो सफ़र को जाने कि आज एक स्कूल से निकल के जब आप डॉक्टर तक का सफ़र शुरू करते हैं तो क्या क्या इस सफ़र में होता है और क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है जिन पर बात हो चुकी है, और आगे भी मैं बताता रहूँगा, बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूँगा कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और वो मजबूती होनी ही चाहिए। कंटिन्यू। यस। तो मैं रुक गया, एएनएस कॉलेज बाढ़ में एडमिशन लिया। अप्लाई किया था यहाँ भी शायद कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो शायद उस समय वहाँ पे रिजल्ट नहीं आया उसका। तो एएनएस कॉलेज बाढ़ में एडमिशन लिया। अब समस्या थी कि बाढ़ हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग थोड़ा खुशनसीब हैं बाकी बिहार के क्षेत्रों से, क्योंकि हमने पैदल लिया तो हमने बल्ब देखा है, बिजली देखी है, नेशनल हाईवे देखा है, नेशनल हाईवे देखा है और रेलवे लाइन देखा है, जिनका इन तीनों का बहुत, और गंगा माता देखा है। तो इन तीनों चारों का हमारे जीवन में बहुत योगदान है सक्सेस में, क्योंकि हम वो नहीं है जो मतलब नदी पार करके जाते थे, वैसे नहीं है, या लालटेन में पढ़ते थे। बिहार की जो सोच है दिल्ली जैसे शहरों में, वो बिहार और मेरे गांव का बिहार में अंतर है। बिल्कुल। तो हम लोग के टाइम में बिजली थी, ठीक ठाक टाइम आती थी, तो हम लोग पढ़ते थे। और फिर आगे बाढ़ तक, चूँकि हमारा गांव जस्ट रेलवे लाइन के बगल से ही है, तो और स्टेशन अप्रॉक्स कितना किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर होगा हार्डली, 1 से 1.5 किलोमीटर। तो स्टेशन, अच्छा, बाढ़ आने के लिए जो ट्रेन आती थी साउथ बिहार एक्सप्रेस, वो आती थी 4:45 में सुबह। वो अगर नहीं पकड़ पाए आप तो आप फिर कॉलेज नहीं आ पाएंगे। तो उसको 4:45 में पकड़ने के लिए हमें उठना पड़ता था 4 बजे। और ये उस समय की बात है जब कुछ सुविधाएं नहीं थी गांव में, है ना, कुआं पे जाना पड़ता था उस ठंड में, मौसम जैसा हो गया आपको। हाँ ठीक है, वो बेहतर था। फिर वो ट्रेन पकड़ के, एग्जैक्टली तो सुबह ट्रेन पकड़ के बाढ़ आना, कॉलेज, और फिर वहाँ पे हमारे 3 गुरु हुए। अजय सर हमारे साइंस पढ़ाते थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे, जूलॉजी बॉटनी। आनंद सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और एक सर थे हमारे बहुत शानदार, जेडी यादव, वो फिज़िक्स पढ़ाते थे। तो खासकर जेडी यादव सर और अजय सर, जेडी यादव सर खासकर, वो जो फिज़िक्स का एक होता था ना कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ को इतना अच्छा से समझा करके पढ़ाते थे कि फिर फिज़िक्स में इंटरेस्ट आने लगा।
और बायोलॉजी में तो एक नेचुरल इंटरेस्ट था। अब अच्छा, ये मैंने स्किप कर दिया कि मैंने बायोलॉजी लिया क्यों। ठीक है, ज़्यादातर गाँव में एक कॉन्सेप्ट होता है, और हम लोग जिस एरिया से आते हैं, हमारे एरिया में सबका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, तो मेरा भी ठीक ही ठाक था। लेकिन चूँकि मैं, आप जानते ही हो कि एक कलाकार भी हूँ, मैं ऑयल पेंटिंग वगैरह करता हूँ, तो उस समय भी वो हैबिट थी स्केचिंग वगैरह की, तो ऐसा लगता था कि बायोलॉजी लेंगे, क्लास स्केचिंग। में सबसे बेहतरीन अक्षर हाँ, तुम्हारा ड्राइंग, ही था। हाँ, नेचुरली आर्टिस्टों का हैंड राइटिंग भी अच्छा होता है, तो अच्छा ड्राइंग कर पाएंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, इसलिए बायोलॉजी लिया। उस समय कोई ये कॉन्सेप्ट या कुछ भी नहीं पता था कि इसको लेने से डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि मैं अपने घर का, अपने पीढ़ी का पहला बच्चा हूँ जो कि पढ़ाई लिखाई जिसने किया है। उसके पहले मेरे पिताजी ने हार्डली लगता है 2-4 क्लास तक पढ़ा होगा, तो और कोई वैसा नहीं था बैकग्राउंड। देखिए, ये कोई कमियां नहीं है, आज के लोग ये तो सोसाइटी का इवोल्यूशन कमियों को देखते हैं, लेकिन नहीं, ये वाकई में उस समय की जरूरत थी। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं हुआ करता था, लेकिन चूंकि गाइडेंस नहीं हुआ करता था, इसलिए हमारे जो टारगेट थे ना, वो टारगेट डाइवर्टेड थे। तो हमें क्या था कि हमें साइंस भी पढ़ना होता था, आर्ट्स पे भी हम ध्यान देते थे, मैथ भी हम पढ़ाई करते थे, और बायोलॉजी पर भी ध्यान देते थे जो साइंस के स्टूडेंट होते थे। तो 10th तक हम लोगों का सारा सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता था। हमें नहीं पता होता था कि हमें अगर इंजीनियरिंग करनी है, 10th से पहले तो हम लोग सोचते भी नहीं थे कि सर भाई क्या करना है, इंजीनियरिंग करना, क्या करना है, वो सब नहीं थे। और शायद गांव में ये चर्चा भी नहीं चलता था कि इससे क्या होता है। हाँ। और ये शायद मजबूती थी कि हम सारे विषय को भी पढ़ लिया करते थे। आज के जैसा ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो साइंस में ही, तो बच्चे क्या करते हैं, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें। तो ये मजबूती थी, इसको आज को कमजोरी ना समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया कि अच्छा ड्राइंग कर लेने के कारण बायोलॉजी लिया। उसमें पता नहीं था कि इससे डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, शायद उतना। एक अच्छा ड्राइंग करने वाला एक अच्छा सर्जन भी हो सकता है ना। हाँ, हो सकता उसका हाथ, हाँ, बिल्कुल। फाइन मोटर उनका बढ़िया होता है, जिसको हम कहते हैं ना फाइन मोटर, जो फिंगर्स का आपका एक्शन होता है, तो उसको फाइन मोटर कहते हैं। तो इस कारण से बायोलॉजी लिए। फिर बाढ़ में एक भाई साहब थे गांव के, पंकज, तो ये ऑलरेडी रहते थे वहीं पे जहाँ पे समता पार्टी का ऑफिस हुआ करता था। समता पार्टी, जिस समय नीतीश कुमार चप्पल में आया करते थे, तो घूमते रहते थे वहाँ, उस समय की बात बता रहा हूँ। कई बार हमने देखा था उनको। ये बाढ़ कचहरी एरिया था एक जी, आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, शायद कपिल बाबू का, कपिल सिंह नाम था उनका, बिल्डिंग था। कॉमरेड कपिल सिंह? नहीं, वो कौन थे, आई डोंट नो कौन थे, लेकिन मैं कपिल सिंह थे। तो उसमें दो ऊपर तो झोपड़ी जैसा था, खपड़ेल, और दो कमरा बना हुआ था, और एक इधर इस साइड मेन घर से अलग 2 कमरा और एक कुआं हुआ करता था। तो एक में पंकज जी रहते थे अपने भाई के साथ, एक खाली था, कुछ 100 रुपया के आसपास किराया था उसका महीने का। तो उसमें रहना शुरू किया, और फिर बाढ़ में पढ़ना शुरू किए। वहाँ पे एक भैया थे जिन्होंने पहली बार पढ़ते देख के बोला कि तुम मेडिकल में क्यों नहीं जाते हो। तो उनसे पूछे कि मेडिकल कैसे होता है। तो अरे कंपटीशन होता है, उसमें पास करोगे तो मेडिकल में हो जाएगा। उस समय तक भी ये नहीं पता था कि ये तो घुसना है, कौन सा एग्जाम होता है, हाँ कौन सा एग्जाम होता है, और फिर ये खाली घुसना है। हाँ। और घुसने के बाद MBBS का एक स्ट्रगल होता है अपना। तो आप किस सत्र में आपने पास किया था? मेरा एंट्री था 1998, 95 में हमने मैट्रिक किया, 97 में हमारा ग्रेजुएशन था, हाँ, +2 हुआ। हाँ। फिर 97 में जब +2 के बाद आ गए, हाँ, वो भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे जाओ, पटना में कोचिंग होता है, ट्यूशन कोचिंग होता है, फिर मेडिकल का एंट्रेंस होता है। तो फिर पटना आए, और पटना में भी सेम एक गांव का ही लड़का था जो पहले से रहता था, तो उसी के साथ शेयर करके रहना शुरू किया। लेकिन एक कहावत है कि रॉकेट उतना ऊंचा क्यों जाता है, क्योंकि उसके पीछे आग लगी होती है। बिल्कुल। तो जो गांव के बच्चे होते हैं, जो खासकर नॉट सो गुड
रिसोर्स वाले फैमिली से आते हैं, तो उनको एक इच्छा होती है, एक जुनून होता है, एक आग होती है अंदर कि हम मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। पहली बार जब पटना आए तो माँ आई थी साथ में, ठीक है। और माँ, जैसा कि हर किसी के जीवन में बहुत कंट्रीब्यूशन होता है फैमिली का, कोई एक, आपने देखा होगा MS धोनी मूवी, तो MS धोनी तो एक MS धोनी था, लेकिन उसके जीवन, उसको MS धोनी बनाने में कई लोगों का कंट्रीब्यूशन था। उसी तरह से हर इंसान के जीवन में कंट्रीब्यूशन होता है बहुत सारे लोगों का, माँ का, मेरे भैया का, परिवार पिताजी का, समाज का, दोस्तों का। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे हमारे वाल्मीकि चा थे, अब काफ़ी लोग थे ऐसे, जबकि आपको कभी थोड़ा कमी पड़ा, कुछ हुआ तो मदद करना, तो ये लोग थे। फिर मेरे भैया जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे से जो बड़े हैं अनिल, उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया मुझे। तो बहुत लोगों का योगदान होता है किसी एक आदमी को बड़ा बनाने में। आपने मेडिकल को क्रैक किया 98 में पहले, हाँ, एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट टाइम में हो गया था मेरा। फर्स्ट टाइम 98 में। उसके बाद आप पहुंच गए, आपकी ट्रेनिंग हुई? नहीं, अभी इसमें बहुत मज़ेदार स्टोरी है, सुनिए। कंटिन्यू। तो माँ के साथ जब पटना पहुँचे, पटना सिटी में, क्योंकि पहला पटना सिटी में कुछ संबंधित है तो उनके यहाँ पहुँचे, तो वहीं पे एक, नाम नहीं लूँगा, एक भैया थे जिनके पिताजी कुछ BDO SDO ऐसे कुछ थे, और उन्होंने भी कई बार ट्राई किया था, उनका नहीं हुआ था। तो हम लोग बैठे हुए थे हमारे अपने फुफेरे भाई, मेरे फूफा के घर में, उनके वो संबंधित तो बैठे हुए थे। तो बोलते अच्छा ये है, कहाँ से? अच्छा गांव से। अरे ये सबसे नहीं निकलेगा। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमोरलाइज करने के बाद इससे नहीं होगा। अब वो अंदर जो जलन थी वो भड़क गई, है ना, कि कैसे नहीं होगा। अच्छा, JD यादव का स्टूडेंट है, अजय सिंह का स्टूडेंट, हाँ, जिन्होंने बोला कि तुम कर सकते हो। नहीं, उन्होंने कॉन्सेप्ट मेरा बहुत क्लियर कर दिया था, कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत था मेरा +2 में। कैसे नहीं होगा? फिर कुछ क्वेश्चन पूछा फिजिक्स का, तो बता दिया उनको। खैर वो हो गया। फिर हुआ कि भाई आगे क्या करना है। तो हमारे जो भैया थे, फुफेरे भाई विजय भैया, वो साथ में आते थे और हम लोग यहाँ रेकी करते थे कि कहाँ क्या पढ़ाई होती है। क्योंकि उस समय, जब ये 97 की बात है, उस समय में ज़्यादातर लोग जो तैयारी करते थे मेडिकल का, वो BM दास रोड में करते थे, कोचिंग सारा वहाँ हुआ करता था। BM दास रोड का फुल फॉर्म याद है? नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है। पटना यूनिवर्सिटी के आसपास। हाँ, एग्जैक्टली, उस यूनिवर्सिटी के ठीक सामने, अपोजिट। हाँ, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ। हाँ, तो वहाँ बहुत सारे अच्छे से कोचिंग हुआ करते थे ना। तो अच्छा, उसमें तैयारी का 2 तरीका था। एक है कि आप इंडिविजुअल कोचिंग लें हर सब्जेक्ट का, तो हर सब्जेक्ट का उस समय पर सब्जेक्ट अप्रॉक्स 5 से 6 हज़ार रुपये लगा करता था। तो 15,000 रुपये से 18,000, बहुत बड़ा अमाउंट, और बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। ये उस समय की बात है जब हमारा पूरा परिवार का एनुअल इनकम 15,000 रुपये था। ठीक है। तो फिर हुआ कि नहीं, वो तो नहीं कर पाएंगे, तो कोचिंग ही करते हैं। ठीक है। तो कोचिंग करने के लिए फिर, अच्छा, पटना जो मेन प्रॉपर, मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूँ। इन्होंने बोला कि से भाई आप सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अगर आप किसी टीचर के पास जाते तो 5,000 रुपया एक सब्जेक्ट का लगता था। लेकिन हम जब कोचिंग करते थे उसमें सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाया जाता था। हाँ। और उसमें एक क्लास में कम से कम हम लोग 150 से 200 स्टूडेंट हुआ करते थे। हाँ, उन्हें कोचिंग में मेरे ख्याल से 40 होगा, मेरे 40 से 50, छोटा था वो। हाँ, तो वो 10,000 रुपया में सारे सब्जेक्ट कवर कर लिया 10 नहीं, 4800 रुपया था उसमें। हाँ, जो भी था, हाँ, जो भी था। तो ये बता रहे थे कि उस समय बहुत सारे स्टूडेंट या तो महेंद्रू में रहते थे या BM दास रोड के आसपास, और उस समय एक बेड का होता था 800 रुपया किराया प्लस खाने का। मतलब कुल मिला के आपको 2,000 रुपया, 2,500 रुपया ऐसे लगता है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने ये तय किया कि वहीं पटना सिटी में ही रुकूं, अपना जो गांव का एक लड़का था उसके साथ। याद रखिएगा, महेंद्रू और ये जो चर्चा हो रहा है ना, अगर आप कुछ कल भी था ये कॉन्सेप्ट, आज भी है।
अगर आप कोचिंग सेंटर के करीब रहते हैं तो रेट हाई होता है। हाई होता है, और जब आप कोचिंग सेंटर से थोड़ा दूर होते हैं तो रेट मतलब रेसिडेंशियल से लेके फूडिंग से लेके सब कुछ हाँ हाँ ठीक है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली समझ लो कि वो पटना सिटी इज़ 10 to 12 किलोमीटर फ्रॉम माई कोचिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने तय किया कि वहीं रुक जाऊँ। उसके बाद अच्छा फ़ी थी 4800 रुपीज़, है ना, 4800 रुपये, 5000 से 200 रुपये कम। उतना था नहीं, उतना था नहीं कि मतलब एक बार में उतना देना और ये वो है ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया कि कैसे करें। तो उनके जो डायरेक्टर थे, अब याद एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद जावेद साहब थे, शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और ये बात कर रहा हूँ ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। ओके। उसमें ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर, ब्रिलियंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, BCC BCI, ये सारे। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम अपने यादों को खंगाल रहे हैं। हाँ हाँ, तो अच्छा थे तो अच्छा थे, इसमें प्रॉब्लम क्या है, अच्छा पढ़ाते थे तो इसमें नाम लेने में क्या प्रॉब्लम। तो उनसे फिर जाके ना डायरेक्ट बात किया मैंने कि सर मैं गांव से हूँ और गरीब परिवार से हूँ, तो इतना नहीं दे पाऊँगा, तो बेटा कितना दोगे। तो मैंने कहा कि सर 3000 तक दे पाएंगे, वो भी 2 बार में। तो बोले ठीक है बेटा जाओ दे देना। ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया। तो पटना सिटी से वही साइकिल जो गांव में थी, वो गांव से साइकिल लेके आए थे, और पटना सिटी से कोचिंग शुरू होता था सुबह 7 बजे, और 3 पीरियड होता था मोस्ट ऑफ द टाइम, 2-2 घंटे का। मतलब इट वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड, बिकॉज उसके पहले हम 40 मिनट्स या 1 आवर का पीरियड हुआ करता था, लेकिन 2 घंटे का पीरियड कोचिंग होता था। उतना सीटिंग कैपेसिटी नहीं था कि एक बार में 2 घंटे बैठा। एक चीज़ और बता दीजिए कि सर ने आपको कितने पैसे पर। हाँ, बता ना, सर ने बोला कि ठीक है बेटा दे देना। तो इंस्टॉलमेंट में अपना। हाँ, 1500 करके मैंने सर को 2 बार में दिया, 3000 दिया। अब आप समझिए, ही अलाउड मी टू डू दैट। ऐसा नहीं है, अरे हाँ, शिक्षा बाजार था उस समय, अच्छे लोग थे काफी। और आज जो यही काम करके खान सर जैसे लोग भगवान बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। खान सर भी एक पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं, और आप भी जो रिजनेबल रेट पर करते हैं। लेकिन उस समय भी जिस पीढ़ी को गाली देकर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, खान सर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं था। वो पीढ़ी भी इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता था और इन चीज़ों को हमारे ज़िंदगी में ढालता भी था हमारी ज़रूरत के हिसाब से। इसलिए ऐसा है, वो स्वर्णिम समय था, आज मार्केट है, इसलिए खान सर जैसे लोग वीडियो के माध्यम से आगे जा रहे हैं। आप सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, कि पहले भी सेवा वाकई में सेवा थी। तो पटना सिटी से यहाँ सुबह 7 बजे क्लास होता था। अच्छा, ये वो ज़माना था, खाना हम लोग खुद बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऐसा वाला स्टोव हुआ करता था, गैस वाला। तो सुबह, और पटना सिटी से यहाँ साइकिल चला करके 10 से 12 किलोमीटर आने में अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता था। और जाम भी सुबह नहीं, हाँ, लौटने के टाइम में जाम लगता था। तो यानी कि मोटा मोटी 6 बजे के आसपास, 5:45 बजे वहाँ से निकलते थे, और 6 बजे जो रात का रूखा सूखा है वो आप खाए और सुबह चले, और 7 बजे से यहाँ से क्लास है। फिर आप यहाँ से 2 बजे निकलते हैं, 2 बजे का अप्रॉक्स हमारा ख़त्म होता था क्लास, और 2 बजे से फिर यहाँ से उस मौसम, अगर गर्मी का मौसम है, फिर उतने देर साइकिल चला के आप जाइए, फिर स्टोव खाना बनाइए और फिर खाइए। बिल्कुल। तो ये एक ठीक ठाक स्ट्रगल था। जो आने जाने वाला था वो बहुत टाइम लिया, और कम समय में काम चल गया। कोचिंग हुई, कोचिंग करते 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 फिर फॉर्म भरा, जो उस समय BCC होता था, मेडिकल का, बिहार गवर्नमेंट, बिहार मेडिकल। हाँ, उस समय वो कोई भी, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ऑल इंडिया CBSE भी होता है, जिससे दूसरे जगह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना फ्लो में होते चले गई, क्योंकि कोई आइडिया बहुत मुझे था नहीं कि इससे को करने से ये होता है। लोग बोलते गए और करते गए, फ्लो में होता गया। तो बिहार मेडिकल का हमने फॉर्म भरा,
उसमें कोई पता नहीं था कि आप BHU जैसा संस्थान है वहाँ भी जा सकते हैं, ऑल इंडिया भरने से पूरे देश में कहीं भी जा कर के कर सकते थे। हमारे लिए एक ये भी समस्या थी कि निकाल लेना, वो जो एंट्रेंस था, एंट्रेंस निकाल लेना इम्पॉर्टेंट तो था ही, लेकिन एंट्रेंस निकालने के बाद उस पढ़ाई को कैसे सस्टेन करेंगे, बिल्कुल 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 ये समस्या थी बिल्कुल कि फिर कॉलेज में भी तो पैसा चाहिए पढ़ने के लिए, बिल्कुल। वहाँ कैसे सस्टेन करेंगे, ये भी समस्या थी। अब एक बड़ा मज़ेदार स्टोरी है सुनिएगा। उस मज़ेदार स्टोरी में आपका लव स्टोरी भी आनी चाहिए। वो छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे कैसे, जब प्रदीप डॉक्टर साहब को हम पूर्णतः जानने का कोशिश कर रहे हैं और भाभी भी ये वीडियो देखेंगी, हाँ, उस पर तो चर्चा उस करेंगे। अध्याय को अलग नहीं कर सकते। उस पर चर्चा करेंगे फिर। हाँ, सुनिए अब कहानी। नहीं ये दर्शक लोग- ने जब जान लिया कि आपने लव मैरिज किया है तो उनकी भी इच्छा होगी कि भाई जाने, इसलिए उसको गैप नहीं देना है। हाँ, तो आपके जीवन में कैसे बहुत सारे अनजाने लोग आते हैं और जो मदद करके चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट आया तो मेरा सेंटर पड़ा कोयला नगर धनबाद में, एक स्कूल हुआ करता था उसमें। तो पटना से बाहर तो कभी गए नहीं थे, क्योंकि कोलकाता में थोड़ा हमारा बिजनेस का बेस था, तो कोलकाता आना जाना होता था। उसके अलावा और कोई शहर देखा नहीं था। धनबाद जाती थी एक गाड़ी, उसका मौर्य एक्सप्रेस। नो 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 रात में मौर्य नहीं नाम था उसका, मौर्य एक्सप्रेस था ही था। नहीं, कुछ नाम था उसका, काठ गोदाम भी था एक, कुछ इसी तरह का नाम था हाँ, उसका। हाँ, बिल्कुल। कुछ इस तरह का नाम था, है ना। जो वो ट्रेन खुलती थी पटना जंक्शन से करीब 11 बजे रात में, करीब 10 या 11 बजे रात में। ठीक है, तो लोगों ने बोला कि भाई सीट नहीं मिलेगा तो जा कर के, और शनिवार का दिन था और उस समय 17-18 साल उम्र, है ना, बहुत अकल नहीं। कितना पैसा पॉकेट में था ये भी याद नहीं है, 200 था, 400 था, 500 था, याद भी नहीं है कुछ। ये नहीं था कि भाई रात में ट्रेन जाएगी तो खाओगे क्या, तो कुछ ले लो। बहुत सारे लोग कुछ खाने का साथ में लेके गए थे, मेरे पास कुछ नहीं था। कोई दे के गया था, जो बयाना होता है ना, लड्डू, एक लड्डू इतना बड़ा था वो कोई दिया था। वो लड्डू पेपर में लपेट के मेरे बैग में था। ठीक है, 6 बजे बहादुरपुर गुमटी है जहाँ पे यार्ड है ना, जिसमें हम लोग पहले ही जाके बैठ जाया करते थे। हाँ ट्रेन चालू होने हाँ, से तो पहले। वो ट्रेन जो रात में खुलती वो यार्ड में लगी हुई थी, और ट्रेन खुलेगी 10-11 बजे। 11 बजे। हाँ, और हम लोग 6 बजे जाके बैठे। हाँ, आप और 6 बजे जाके बैठे। एग्जैक्टली शनिवार का दिन खिचड़ी खाए। खिचड़ी तो बहुत जल्दी पच जाती है ना, खिचड़ी पच जाएगी जल्दी। पास में क्या है, एक लड्डू और बैग। ट्रेन में जाके बैठ गए। पूरी ट्रेन 7 बजे तक जाते जाते एकदम जैम, स्टूडेंट से जैम पैक्ड। ठीक है, ट्रेन पहुंची। आई भी बता दीजिए, विदाउट टिकट। हाँ, तो रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है गरीबों के जीवन के उत्थान में, है ना। योगदान था। अभी रेलवे का वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, छोड़ दो उसको। लेकिन हाँ, उसका रोल है बहुत। बिल्कुल। कुछ चीज़ें होती है ना समाज में जो कि सरकार को भी पता है कि ये विदाउट टिकट जा रहे हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज करते थे बिल्कुल कि स्टूडेंट है, बिल्कुल। है ना, ये मजदूर है, स्टूडेंट है, ये बोझा लेके जा रहा है। तो हर जगह स्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ता है। तो खैर, ट्रेन पहुंची यार्ड से पटना जंक्शन, रात का समय। और जितनी भीड़ अंदर, उतनी भी उससे 5 गुना ज़्यादा भीड़ बाहर, क्योंकि स्टूडेंट ने पहले एक ही ट्रेन है उस तरफ जाने की। स्टूडेंट अंदर, जिन लोगों का टिकट था बेचारे सब बाहर। किसी तरह वो लोग अंदर घुसे, है ना। हम लोग जहाँ बैठे हुए थे, आई थिंक वो स्लीपर क्लास था, अंदर बैठे हुए थे हम लोग जहाँ। तो उस बर्थ के पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो धनबाद में है, उस FCI, उसके कोई बड़े ऑफिसर थे, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उनकी पत्नी
दोनों एजेड थे, आई थिंक 55-60 के बीच में एज रहा होगा उनका। वो लोग चढ़े और उनकी शायद एक बेटी भी थी। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग नीचे बैठ गए और अंकल आंटी को ऊपर बिठा दिया, ठीक है। और फिर अंकल आंटी से बातचीत करने लगे। फिर बाहर चूँकि घुस नहीं रही थी पब्लिक, तो बाहर जो रेलवे पुलिस से ना, उसने पूरा हमला किया, बहुत से स्टूडेंट को निकाला, बहुत मतलब वो सेटल उटल हुआ। जाके करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे ट्रेन खुली, ठीक है। अच्छा, आपको ये मैं बता दूं कि ये मेरा पहला एग्ज़ाम था, क्योंकि मैंने कोई जनरल कंपटीशन या बाकी चीज़ों की तैयारी नहीं की है। मैं तो मतलब इसी टेक्निकल में ही, तो पहला एग्ज़ाम था। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस नहीं था कि बाहर एग्ज़ाम देने कैसे जाते हैं, और ये सब कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ट्रेन से कैसे जाते हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो इन दोनों से, अंकल आंटी से बातचीत करते करते हम लोगों की थोड़ी दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। तो धनबाद 7 बजे के आसपास पहुंचने वाले थे। तो हम लोग सुबह, वो आंटी बोली कि बेटा कहाँ रुके हो? तो हमारा तो कोई थॉट ठिकाना नहीं कि आंटी यहीं कहीं स्टेशन से रुक जाएंगे। अरे कोई बात नहीं बेटे, चलो हमारे यहाँ, चलो हमारे यहाँ रुकना, एग्ज़ाम नेक्स्ट डे था, चलो हमारे संडे को। तो चलो, तो हमने सोचा कि क्यों एहसान लेना, तो डिनाई कर दिया। उसके बाद स्टेशन पे जब उतर गए और बाहर देखे तो पूरा मेला लगा हुआ है, आसपास का होटल फुल, क्या करें। उसके बाद अभी अंकल आंटी को देखा कि ऑटो पे चढ़ रहे हैं वो लोग तो फिर गए उनके पास, आंटी ऐसा ऐसा है, नहीं मिला। अरे तुम लोग को तो पहले ही बोल रहे थे चलो। तो मैं 3 लड़के, मैं एक और लड़का था और एक और, ये तीनों अंकल आंटी के साथ। आप तीनों लड़के एक साथ वाले थे? नहीं, रैंडमली वहाँ पे ट्रेन में दोस्त मिले, वो तो साथ में चढ़ गया। अब देखिए, जीवन में आपको कैसे कैसे भगवान स्वरूप इंसान मिलते हैं। इनका कोई हमसे वास्ता नहीं, ठीक है, और कोई छल कपट नहीं। और आज सब सच में पूछो तो हम लोगों ने उस ट्रेन में सीट लूट के रखा हुआ था ठीक है ना। तो कोई वो नहीं, अजनबी। और बता दूं कि इनकी 3 केवल बेटियां ही थी, बिल्कुल, तीनों बेटियां ही थी। एक दीदी बीएससी में पढ़ रही थी और बाकी 2 और लड़कियां थी, एक ग्रेजुएशन में थी और एक मैट्रिक इंटर ऐसे। तीनों बेटियां ही थी, बेटे नहीं थे इनके। और गवर्नमेंट क्वार्टर था वो फिक्की का। हम लोग को वहाँ लेके गई। फिर हम लोग जो ड्राइंग रूम है उसमें रुके, बातचीत वगैरह हुई, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कुछ काम कर रहा हूँ, मैं करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, चलो बाय। तो अजनबी, 3 लड़के, घर में बेटियां हैं, फिर भी इंसानियत उन्होंने घर में रखा। रात में फिर वो खाना वाना हम लोग खाए, है ना। और फिर एग्ज़ाम देने के लिए निकलना था। तो एक लड़का शायद पहले ही चला गया था। मैं थोड़ा रोकना चाहता हूँ। ये कहानी है 1997 का और आज आप 2025 में हैं। क्या कोई ऐसा परिवार आज होगा या कोई ऐसा परिवार कोई ऐसा लड़का डॉक्टर साहब के जैसा होगा, या कोई ऐसा परिवार होगा जिनके घर में 3 बेटियां हो और ये 3 अनजान बच्चों को अपने घर में लाके प्रश्रय देंगे? ये जो माहौल का चेंजिंग होना 98 यानी कि मात्र 27-28 सालों में इस तरह का बदलाव सही है या गलत, ये तो आप निर्णय ले। लेकिन हमारा समाज वैसा ही था जैसा प्रदीप बता रहे हैं, ऐसा ही था। आज कैसा है वो तो आप जानिए, लेकिन वाकई हमारा ऐसा समाज था। तो सुबह सुबह फिर जब एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग जाने लगे, तो जैसे घर में माँ होती है वैसे ही बिल्कुल दही, इनफैक्ट उन्होंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया था, कुछ रोटी भुजिया इस तरह, तो खाए भी। और वो दही और ये सब करके फिर आप लोग गए
और एग्ज़ाम दे करके फिर रात में फिर सेम सिस्टम, यार्ड में जाके ट्रेन पकड़ी, सेम ट्रेन थी, लौटती थी, हाँ रात में ही, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह पटना पहुँचे। कितनी सादगी और कितना अच्छापन था। बिल्कुल अच्छा था कि से उस समय नेट नहीं था, यूट्यूब नहीं थे लेकिन सही है। हाँ। हाँ। तो खैर रिजल्ट आया, उसके बाद आया कि हो गया, उसमें मोस्ट लाइकली मेडिकल मिल जाएगा। तो मुझे उसमें PMCH नहीं मिल रहा था पटना का, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज मिल रहा था और रांची मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, उसमें रिम्स नहीं बना था, RMCH था वो। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पास करने से उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ आप सस्टेन कैसे करेंगे। तो ऐसा लगा कि दरभंगा नज़दीक है, और सुना था उस समय कि दरभंगा में MBBS वाली मतलब UG की पढ़ाई अच्छी होती है, तो एक ये रीज़न था। रांची थोड़ा दूर था, थोड़ा मॉडर्न जैसा ये था, तो और सबसे बड़ी बात कोई महंगा तो क्या हुआ, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये लो कि वो लो। तो फ्लो के साथ फिर हमने दरभंगा एडमिशन ले लिया। दरभंगा में एडमिशन लेने गए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, यस। तो जब वहाँ एडमिशन लेने गए तो एडमिशन उस समय 1 या 2 बैच पहले शायद एडमिशन का फ़ी कुछ 300 रुपये हुआ करता था, और जब हम लोग एडमिशन लेने के लिए गए उस समय करीब 13,500 रुपये 14,000 रुपये फ़ी थी एडमिशन का। 3 साल में इतना अंतर नहीं, हाँ, वो कुछ चेंज हुआ था, पॉलिसी कुछ चेंज हुआ था, तो फ़ी बढ़ाई गए थे। तो आप समझ लो पास होने की खुशी से ज़्यादा ये था कि वो 13,000 रुपये आएगा कहाँ से। 13,000 रुपया तो फ़ी, हाँ उसके बाद हाँ वो तो रहेंगे तो बाद में, हाँ तो पहले तो 13,000 रुपये आएगा कहाँ से एडमिशन के लिए। तो फिर भैया हमारे जिनका नाम लिया अनिल कुमार, तो उन्होंने अपने दोस्तों से और ये वो करके जैसे तैसे जुगाड़ करके दिया, एडमिशन लिया मैंने। लेकिन एडमिशन लेने के टाइम में फिर ये डिप्रेशन था, पता चला कि ये हर साल देना होगा उतना पैसा तो ये था कि भाई इस बार तो जुगाड़ हो गया, हर बार कैसे होगा, है ना। ऊपर से महीने का भी खर्चे हैं। तो खैर चलिए किसी तरह एडमिशन हो गया, और फिर पढ़ाई शुरू की वहाँ दरभंगा में। और उस समय करीब मेस का खर्च हुआ करता था वही 700-800 रुपये, मतलब मेरा काम ना 1200 रुपये मेरे भैया भेजते थे, 2 बार मनी ऑर्डर करके 600 रुपये करके 1200 रुपये भेजते थे। ज़्यादातर बच्चे जो ठीक ठाक थे उस समय उनके घर से 3,000 रुपये आता था, है ना, 3,000 रुपया। कोई बहुत अच्छे घर से तो उनका 5,000 रुपये भी आता था, लेकिन मेरा काम वही 1200 रुपये में चलता था। पैंट शर्ट घर जाके भैया को उठा के लेके आते थे, किताब लाइब्रेरी से या थोड़ा बहुत ख़रीद लिया, और बस मेस का खर्चा। एक चीज़ और, आज DMCH में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जो आपने बताया 13,000 रुपया उसमें एडमिशन फ़ी था, आज अगर आप ही के जगह पर कोई बच्चा वहाँ एडमिशन लेने जाता है तो उसमें एडमिशन फ़ी कितना लगेगा? अभी रिसेंट का नहीं अनुमान था? नहीं, कोई आइडिया नहीं क्या फिर भी? नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है वो, क्योंकि बहुत पुरानी बात है और आइडिया नहीं कितना लगता है। ठीक है, लेकिन आपके दर्शकों को बता दूं कि देखिए सरकार हम लोगों ने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है, तो लाखों रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है हम लोगों के ऊपर, मतलब एक डॉक्टर को तैयार करने में, ठीक है ना। हम लोग इसीलिए भी एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं दिल से, क्योंकि आज आपको पता ही होगा कि कहीं भी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करते हैं तो अप्रॉक्स 40 लाख से 60 लाख रुपए लगता है। आप PG करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट तो 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए कोर्स फ़ी होता है, केवल कोर्स फ़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम जीवन से खेलते हैं, है ना।
हमारा जो प्रोफेशन है वो लाइफ से रिलेटेड है, और लाइफ से रिलेटेड में पैसा आना, देखो ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना कि कोई 1 करोड़ दे के डॉक्टर बनेगा तो 1 करोड़ तो पहले रिकवर करेगा ना, है ना। कोई लाइबिलिटी हम लोग के ऊपर नहीं थी ना, क्योंकि हम लोगों को गवर्नमेंट ने पढ़ाया है। हम लोग एक लोगों पे उस समय के खर्चे के हिसाब से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किया है हम लोग एक MBBS डॉक्टर पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्राइवेट कॉलेज के बिल्कुल उसमें नहीं हूँ। प्लस गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए पहले इंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के आप जाते थे, यानी कि सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपके पास ऑलरेडी प्रूफ करके आ गया, ऑलरेडी है आपके पास सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इसके ऊपर वाले ही मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, या अगर कोई आईटी निकाल रहा है तो एक इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर वाले आईटी जा रहे हैं। बिल्कुल। आज क्या है, अगर आपके पास 50 लाख रुपया है, आपको बुद्धि है, आपका IQ है नहीं है, आप उस लायक हैं नहीं, आप मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए पहले वाले में और इनफैक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट वाले में बहुत फ़र्क होता है उनके इंटेलिजेंस में। तो खैर वहाँ पहुँचा। अब हम थोड़ा रफ्तार देते हैं इसको। आप वहाँ कॉलेज पहुँच गए, एक खूबसूरत महिला से, लड़की से आपकी मुलाकात हुई, जो आज आपकी पत्नी भी है और वो भी डॉक्टर है, हमारी भाभी है। इसलिए मैं विस्तार से इसलिए बता पा रहा हूँ कि ठीक है, तो वो भी आप उसको स्किप नहीं करना है, वो बताना है। पहला नौकरी, जब आप वहाँ से कोर्स करके निकलते हैं तो पहला नौकरी, दूसरा नौकरी, तीसरा नौकरी और आज तक का जो सफ़र है उसको थोड़ा सा जल्दी में कंक्लूड करना है और थोड़ा बताएं जरा। ठीक है, तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में देखिए हमारे प्रोफेशन के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैं बार बार डॉक्टर साहब को पिंच कर रहा हूँ कि अपने परिवार के बारे में भी बताएं। वो इसलिए कि मेरे गांव में एक फैमिली से 2 डॉक्टर का होना, वो भी सरकारी डॉक्टर का होना, ये अपने आप में गर्व का विषय है। इसलिए हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। ये किस्मत वाले लोग हैं और ये उससे ज़्यादा किस्मत वाला मैं हूँ और मेरा समाज है कि ऐसे लोग हमारे समाज के अभिनग्न हैं, इसलिए स्किप नहीं करना है। उस पर कभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ मैसेज पर मैसेज आएगा, लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और आप अगर इससे स्किप करते हैं तो मैं आपका मोबाइल नंबर डाल दूंगा कि पब्लिक आपसे ही पूछना शुरू कर देगा। सोचिए, कुछ नहीं, ये सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ। उसमें संघर्ष थोड़ा रहा। किस चीज़ का संघर्ष? देखिए स्किप मत करिए उन चीज़ों को। हाँ, तो अब पहले पढ़ने वाले बात हैं। नहीं, पढ़ने वाले लोग समझ गए हैं, पढ़ने वाले लोग समझ गए हैं। हमारा पॉडकास्ट का मतलब ही है डॉक्टर, वो उम्र होता है, उस उम्र में आपको कोई अच्छी लगती है, आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है, फिर आप पसंद करते हैं, बातचीत होती है, परिवार तक बातचीत जाती है, फिर परिवार में संघर्ष होता है, फिर बात बनती है और फिर शादी होती है। तो मेरी शादी हुई आपको 2008 में, जब PG में चले गए थे उस समय। ठीक है। तो MBBS के दौरान बहुत इस तरह से चलता गया। वहाँ पे MBBS में जाने में ये फर्दर इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि वहाँ पढ़ने का, MBBS खासकर एक ऐसा कोर्स है, जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि वन ऑफ द वास्टेस्ट कोर्स है। तो काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ना होता है और प्रैक्टिकल, क्लिनिकल सब कुछ उसको पास करते हैं। मार्जिन पास करने का बहुत कम होता है, फेल ज़्यादा बच्चे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, खासकर बता रहा हूँ। और उस समय जिस समय हम लोगों ने MBBS किया था, और उस समय दरभंगा मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज हुआ करता था कंट्री का। तो वहाँ पे पढ़ते पढ़ते एक वो आया कि पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि MBBS पढ़ने वाला बच्चा, जैसे आपने सुना होगा कि 12, 14, 15 घंटा पढ़ा, नो ऑफेंड टू एनीवन, लेकिन ओवर हाइप्ड है हमारे यहाँ UPSC, ओवर हाइप्ड, ठीक है ना, कि खूब पढ़ करके IAS बनता है, कहते हैं ना। हम लोग पर ईयर
एक साल में लगभग 3 से 4 टर्मिनल एग्ज़ाम देते थे, एक प्री प्रॉफ एग्ज़ाम देते थे और एक प्रॉफ। और साढ़े 4 साल के कोर्स में करीब 25-26 एग्ज़ाम देते थे। 25-26 एग्ज़ाम हाँ देते थे, ठीक है ना। तब जाके MBBS होता है, ठीक है। और MBBS के बाद फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंगली बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम PG भी निकलता है। और रैंक के अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट चुनते हैं। सब्जेक्ट मतलब थोड़ा सा हाँ, जैसे जो स्पेशलाइजेशन होता है कि मैं जैसे पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चे का डॉक्टर हूँ, तो पीडियाट्रिक्स एक सब्जेक्ट है, जनरल मेडिसिन एक सब्जेक्ट है, ऑर्थोपेडिक्स जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं वो, जनरल सर्जरी जो सर्जन होते हैं, रेडियो डायग्नोसिस जो एक्सरे, CT स्कैन, MRI इनके डॉक्टर होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ये बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हमेशा टॉप रैंकर्स लेते हैं, जैसे पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, है ना। ये 4 सब्जेक्ट हमेशा टॉपर्स लेते हैं। हाँ, तो मैंने पीडियाट्रिक्स लिया था उस समय। इसमें भी बहुत कम होते हैं जो एक बार में निकालते हैं, मतलब 1-2 साल 3 साल ख़राब होता है लोगों का। यानी कि आप जब MBBS बनते हो तो 23-24 साल तक निकलता है आपका MBBS बनने में। फिर आप 1-2 साल तैयारी करते हो, फिर MD में जाते हो। MD मैंने फिर PMCH से किया है पीडियाट्रिक्स में। वो कोर्स फिर 3 साल का होता है। फिर वो 3 साल मैंने फिर PMCH में बिताया। बच्चों का ट्रीटमेंट करने का सारा जो हुनर है वो हमारे बहुत सारे टीचर थे, उन लोगों से सीखा। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहब, तो एक डॉक्टर बनने की प्रक्रिया जो है वो मिनिमम एज से अगर मैं आंकूं तो 30 से 35 साल में आप जाके, यानी कि ज़िंदगी के पहले पड़ाव को क्रॉस करने की स्थिति में तब आप जाकर एक PG डॉक्टर बन पाते हैं। हाँ। यानी कि लगभग 1 से 35 साल हाँ, आपकी और उम्र हो जाती है। एग्जैक्टली। और हम लोग के टाइम में सुपर स्पेशलाइजेशन का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे MD के बाद आजकल DM करना ज़रूरी है। जैसे आपको पेट में दर्द होगा तो पहले के ज़माने में आप किसके पास जाते थे? MD मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते थे या MBBS डॉक्टर के पास जाते थे। अब आपको पेट दर्द होगा तो बोलोगे अरे गैस्ट्रो का कौन डॉक्टर है, यानी कि DM गैस्ट्रो जो किया होगा आप उसके पास जाते हो। वो कोर्स फर्दर 3 साल का है MD के बाद, और उसमें भी हाई लेवल इंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं। तो ये हम लोग कहावत है कि जो MBBS, MD और DM कर लिया वो 10 बार IAS का एग्ज़ाम निकाल सकता है। इसमें इतना पढ़ाई करना पड़ता है, 10 बार आप IAS निकाल सकते हैं। यानी 10 बार IAS निकाला हुआ व्यक्ति मेरे साथ बैठा हुआ है। और मैं बता दूं ये बातचीत चलता रहेगा अगले एपिसोड तक, लेकिन अगले एपिसोड में हम जानेंगे एक डॉक्टर से कि असली और नकली डॉक्टर कैसा होता है, क्या पहचान है उनका, और डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या वो धरती पर भगवान है या फिर एक मिथक है या फिर कुछ और। अगले एपिसोड में कंटिन्यू।